नमस्कार मित्रों, स्वागत है द्रोणाज एजुकेशन एकेडमी में आपका एक बार पुनः। हमारे पास देहरादून जिला सीरीज का जो है सीक्वेंस चल रहा था और इसमें हम जो है 3 या 4 व्याख्यान आपको दे चुके हैं। लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था देहरादून जनपद का जो आपका सोंग नदी तंत्र था, टोंस नदी तंत्र था, देहरादून का जो है नेशनल पार्क थे और यहाँ पर जो है वाटरफॉल और झरनों पर हमने बात कर लिया था, है ना। आज यहीं से आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे नेक्स्ट देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में, अर्थात इस जिले में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है और उन स्थानों से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीसीएस या उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं मित्रों आज का लेक्चर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जो है आज जो चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे मित्रों देहरादून जनपद के जो आपके प्रमुख जो है ऐतिहासिक स्थलों की बात करेंगे। पहला बात करेंगे हिस्टोरिकल प्लेस जो आपके इस देहरादून जिले के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से जो है ऐतिहासिक स्थल आपको मित्रों मिलेंगे इस देहरादून जनपद के अंतर्गत, उन पर आज हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इनमें सबसे पहला जो ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर वो आपका मिलेगा कौन सा, लाखा मंडल की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे, लाखा मंडल। और लाखा मंडल के विषय में जब मैं आपको यमुना नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बता दिया था कि ये जो लाखा मंडल है ये देहरादून में यमुना नदी के लगभग जो है देहरादून जिले में यमुना नदी के बाएं तट पर रिकनाड़ और मोरदगाड़ नदी के तट पर स्थित एक शहर है जिसका प्राचीन नाम क्या है, मड़ या मुर्दों का शहर है। और लाखों की संख्या में यहाँ मूर्तियां मिलने के कारण स्थानीय निवासी इसे लाखा मंडल की संख्या देते हैं, है ना। फिर हमने जाना कि लाखा मंडल में ही जो है देवी ईश्वरा का शिलालेख बना है, शिव का पौराणिक वो मंदिर है जो देवी ईश्वरा ने बनाया। और फिर हमने यहीं के बारे में पढ़ा कि यहीं पर वो लाक्षागृह बनाया जो कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए बनाया था, है ना। सेकंड जो ऐतिहासिक स्थल है मित्रों ये आपका बैराट खाई या गढ़ विराट है। कौन सा है, गढ़ विराट। आपने पढ़ा मित्रों जब मैं जिले का आपको इतिहास पढ़ा रहा था कि ये जो गढ़ विराट है यहाँ पर राजा विराट जो कि राजस्थान से मत्स्य राजवंश के शासक थे उनसे संबंधित रहा है। उन्होंने कुणित राज्यों को पर विजय प्राप्त की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्हीं की पुत्री उत्तरा थी, है ना। अगला मित्रों जो तीसरा स्थान है वो है कालसी जो प्राचीन समय से ही उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। और आपने देखा था कि इसको प्राचीन काल में कालकूट या तलकूट के नामों से जानते हैं तथा सांग ने इसे जो है सुध नगर की संख्या दिया था। और 1611 तक सिरमौर रियासत की राजधानी रहा था। अनेक दिल्ली से इस पर अटैक हुए थे। अगला था बाड़वाला मित्रों जिसमें हमने पढ़ा था कि बाड़वाला के पास ही जगतग्राम में ये जो वर्ष गौड़िया राजवंश का राजा सील वर्मन ने इसकी ईंट वेदिका होती है ना। यहीं पर इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और ईंट वेदिकाएं आपको मिली थी। नेक्स्ट आगे बढ़े तो अगला हमने पढ़ा मित्रों ऐतिहासिक के बाद यहाँ के प्रमुख जो रिलीजियस पैलेस है, धार्मिक जो स्थान है ना, इनमें महासू देवता मंदिर जो आपका कौन सा हनोल में था। हमने इस पर भी चर्चा कर ली है कि हनोल जो मंदिर है ये टोंस नदी के बॉटम पर होना भाट ने बनाया। पूरा के पूरा हमने डिबेट कर लिया है। अगला मित्रों टपकेश्वर महादेव मंदिर जो कि देहरादून शहर के बिल्कुल पास है और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो था ऋषि द्रोणाचार्य की पौराणिक समय में तपस्थली या कर्मस्थली हुआ करता था। इसके बाद आपने पढ़ा चंद्रबनी के बारे में और चंद्रबनी आपका ऋषिकेश के आसपास वाले क्षेत्रों में पड़ता है। और चंद्रबनी में ही आपने पढ़ा था कि यहीं पर आपका क्या मिला था मित्रों, चंद्रबनी के आसपास ही आपने जो है गौतम कुंड देखा। और यहीं पर गौतम कुंड के बगल में आपने पढ़ा था कि क्या था मित्रों, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आपने यहाँ देखा था। अगला था देहरादून के 4 सिद्ध। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि देहरादून जो मेन शहर है इसके 4 दिशाओं में अलग अलग क्षेत्रों में ऋषि दत्तात्रेय के 84 शिष्यों ने तपस्या किया था मित्रों। और इसी को हम कहते हैं क्या, देहरादून जनपद के चारों ओर 4 सिद्ध जिसमें यहाँ लक्ष्मण सिद्ध, यहाँ कालू सिद्ध, यहाँ माणक सिद्ध और यहाँ मांडू सिद्ध आ जाएंगे। 4 अलग अलग सिद्ध पीठ आप यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये सिद्ध कवि कौन थे, क्या थे, है ना। अगला बात करेंगे बुद्धा टेम्पल की जो कि देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है। और देखेंगे कि कैसे 1965 में इसकी जो स्थापना करी वो कोहेन रिनपोहे के द्वारा किया गया था जो
जापानी वास्तुकला शैली में बना हुआ एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 220 फीट हम देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अगली बात करेंगे देहरादून जनपद का जो नेक्स्ट आएगा मित्रों, इस पे हम बात करेंगे देहरादून जनपद के जो है वो पर्यटक स्थलों के बारे में, और पर्यटकों में रॉबर्ट्स के वो है ना, गुच्चू पानी, अनारवाला गांव देहरादून में, फिर आप पढ़ेंगे फन वैली देहरादून हरिद्वार रोड पर, घंटाघर, क्लॉक टावर, बलबीर टावर के बारे में जानेंगे, कैसे बना, क्या क्या चीजें, चक्राता शहर के विषय में जानेंगे, मसूरी शहर के विषय में जानेंगे, और ऋषिकेश के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के व्याख्यान में, आज के लेक्चर में मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले देहरादून की 4 सिद्धों पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो सिद्ध पीठ है, सबसे पहले समझना मित्रों कि सिद्ध कवि क्या होते हैं। सिद्ध कवि आप किन्हें कह सकते हैं, कौन थे ये सिद्ध कवि? तो सिद्ध कवि की जब भी बात आएगा मित्रों, किसकी? सिद्ध कवियों की। तो ऐसे कवि जिनको क्या था, सिद्धि प्राप्त है, अर्थात जो जादू, तंत्र मंत्र, टोना तथा वशीकरण में पारंगत थे, ऐसे कवियों को सिद्ध कवि कहते हैं। और इन सिद्ध कवियों की कुल जो संख्या थी मित्रों भारत में, ये कुल संख्या कितनी थी? 84 थी, है ना। और ये 84 के 84 जो सिद्ध कवि थे, ये किसके शिष्य हुआ करते थे? तो ऋषि दत्तात्रेय के ये शिष्य होते थे। किसके शिष्य होते थे? ऋषि दत्तात्रेय के ये शिष्य माने जाते हैं ना। अब इन 84 कवियों में से मित्रों बात करेंगे, इनका जो पहला कवि माना जाता है सिद्ध कवि भारत में, वो कौन था? सरप्पा था। कौन? सरप्पा, जिसको हिंदी का भी पहला कवि माना जाता है, और सरप्पा को हिंदी का पहला जो है सिद्ध कवि भी हम मानते हैं ना। अब इसके बाद अगला आता है सरप्पा की जो पुस्तक है मित्रों, ये पुस्तक का नाम क्या है? दोहा कोश के नाम से जानी जाती है। कौन सी पुस्तक है? दोहा कोश। अब हमने देखा कि ये जो हमारा देहरादून शहर है, इस देहरादून शहर के चारों दिशाओं में मित्रों 4 सिद्ध कवियों ने अलग अलग तपस्या या तप स्थली रहा इनका, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो सिद्ध के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर देखो, यदि हम बात करेंगे मित्रों, तो यहाँ इसके उत्तरी छोर पर आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो सिद्ध आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिद्ध पीठ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको लक्ष्मण सिद्ध कहा जाता है। कौन सा सिद्ध कहा जाता है? लक्ष्मण सिद्ध। तो इसके सबसे उत्तरी छोर पर ये वाली जगह पर आपको मिलेगा लक्ष्मण सिद्ध। कौन सा सिद्ध मित्रों? तो लक्ष्मण सिद्ध, है ना। और लक्ष्मण सिद्ध की स्थिति पूछेगा आपसे, तो लच्छी वाला गांव के आसपास देहरादून में ये स्थित है ना, अर्थात ऋषि लक्ष्मण की तपस्थली है। इसके बाद दूसरी बात करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो दूसरा सिद्ध है, ये आपका कालू सिद्ध है, इसके पूर्वी छोर पर आता है। कहाँ आता है? देहरादून के पूर्वी छोर पर। और ये ऋषिकेश मार्ग पर भानियावाला गांव के पास आपको कालू सिद्ध मिलता है, अर्थात ऋषि कालू की जो तपस्थली है उसके वो जो है पूर्वी क्षेत्र में आपका जो है भानियावाला गांव में। इसके बाद आता है माणक सिद्ध, और माणक सिद्ध की स्थिति पूछेगा तो ये देहरादून के दक्षिणी भाग में, देहरादून के शिमला बाईपास के आसपास जो है बड़ोवाला के भुट्टी गांव में आपको माणक सिद्ध या ऋषि माणक का ये जो है तपस्थली मिलेगा। और इसके बाद यदि जब हम इसके पश्चिम में आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है ऋषि मांडू की तपस्थली, और जिसे कहते हैं आप क्या? मांडू सिद्ध। देहरादून के पश्चिम में ये फुलसानी गांव के पास है, अनारवाला कहाँ? आमवाला प्रेमनगर के आसपास ये स्थान आपको मिलता है ना। और इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग में मौजूद तथा मंदिर की दीवारों पर भगवान गणेश और देवी सरस्वती के चित्र। ये सीधा ही प्रश्न आपके लिए बनेगा कि 4 सिद्धों में से किस सिद्ध में गणेश व देवी सरस्वती के चित्र जो है दिखाए गए हैं? तो मित्रों आप ध्यान रखना, ये कौन सा सिद्ध है? तो मांडू सिद्ध है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धा टेम्पल के विषय में। किसके बारे में? बुद्धा टेम्पल के विषय में, है ना। और बुद्धा टेम्पल की स्थिति को आप समझेंगे मित्रों, तो ये आपका क्लेमेंट टाउन देहरादून के अंतर्गत आता है। ये जो आपको सामने दिख रहा है मित्रों, ये वाला जो आपको पिक दिख रहा होगा, यही आपका क्या है? बुद्धा टेम्पल है। बुद्धा टेम्पल, है ना। बुद्धा टेम्पल की स्थापना आपने 1965 में किसने किया था? कोहेन रिनपोहे ने किया था। मैंने अभी आपको समझाते हुए बोला था कि बौद्ध भिक्षु कोहेन रिनपोहे के द्वारा 1965 में देहरादून के क्लेमेंट में बनाया गया था। कौन सा टेम्पल? तो ये बुद्धा टेम्पल, है ना। अब अगली बात आती है कि इसकी जो स्तूप यहाँ पर बनाया मित्रों, स्तूप जो यहाँ स्थापित करवाए, ये स्तूप होते हैं। और इसको जो है 28 अक्टूबर 2002 को बौद्धों के जो धार्मिक गुरु है दलाई लामा, है ना, इनके द्वारा
द्वारा जो है स्थापित किया गया, जिनका अभी निवास स्थान धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आता है ना। अब उपनाम की बात करेंगे मित्रों किसके, इस मंदिर की, ये जो बौद्ध टेम्पल है तो इसको सबसे पहले निंगमा कहते हैं, बौद्ध मोनेस्ट्री कहते हैं, रोलिंग मठ कहते हैं और बौद्ध गार्डन कहते हैं ना। किन किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि सर इसको निंगमा कहा जाता है, फिर आपने पढ़ा सर इसको बौद्ध मोनेस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध मोनेस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि तीसरा क्या कहते हैं, तो रोलिंग मठ इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोलिंग मठ कहा जाता है। और चौथा बात करेंगे तो इसको जो है बौद्ध गार्डन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बौद्ध गार्डन। और कभी भी आपसे ये जो है पूछ सकता है कि किन किन उपनामों से जाना जाता है। कौन सा, बुद्धा टेम्पल, जो कि देहरादून के क्लेमेंट टाउन में लगभग 233 फीट ऊंचा एक क्या है, मंदिर है, तथा यहाँ 103 फीट ऊंची क्या है, गौतम बुद्ध की मूर्ति लगा हुआ है ना। और इसी के बाहर दलाई लामा ने अक्टूबर 2002 में क्या है, स्तूप का स्थापना किया था। यदि इसका निर्माण शैली पूछेगा, तो इसका जो निर्माण शैली है जापानी वास्तुकला पर बना हुआ है। अर्थात जो जापानी क्षेत्र में जो आर्किटेक्चर है, जापान में भवनों को बनाने की कला है, उसी में बना हुआ है क्या, बुद्धा टेम्पल। यहाँ ये जो बुद्धा टेम्पल है मित्रों, यहीं के बगल में बौद्ध धर्म के से संबंधित जो आपके छात्र होते हैं इनको शिक्षा दिया जाता है। और ये शिक्षा से संबंधित 4 यहाँ पर केंद्र, निंगमा, साक्यू, कुजुयू और आपका गोलकू, 4 यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले आप क्या कह सकते हैं, शिक्षा केंद्र कह सकते हैं ना। और इन चारों ही शिक्षा केंद्रों से प्रत्येक वर्ष लगभग 500 जो बौद्ध भिक्षु है, 500 जो बौद्ध भिक्षु लगभग शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इन बौद्ध भिक्षुओं को मित्रों आप क्या कहते हैं, लामस कहते हैं। क्या कहा जाता है, लामस कहा जाता है ना। और ये यहाँ पर जगह जगह बने बड़े बड़े रोलर घुमाने से मनोकामनाएं पूरी होती है, इसीलिए तो मित्रों आप क्या कहते हैं, रोलिंग मठ कहते हैं इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं देहरादून के अंतर्गत किसकी, क्लॉक टावर के ऊपर या घंटाघर के विषय में बात करते हैं ना। और घंटाघर की स्थापना जो बात करेंगे तो 24 जुलाई 1948 को इसकी नींव रखी गई थी, या इसको बनाने का जो प्लान किया गया था, है ना। इसका जो उद्घाटन हुआ वो 19 अक्टूबर 1953 को किया गया था, ठीक है ना। अब इसका निर्माणकर्ता कौन था, आनंद सिंह रईस ने, कहते हैं कि अपने पिता बलबीर सिंह रईस की स्मृति में बनाया था, किसको, घंटाघर को, है ना। तो आनंद सिंह रईस ने अपने पिता बलबीर सिंह रईस की स्मृति में किसका निर्माण करवाया, घंटाघर का। और तभी तो इसका एक नाम आप क्या कहते हैं, बलबीर टावर कहते हैं। इसीलिए इसका जो उपनाम है मित्रों ये क्या आ जाता है, बलबीर टावर, क्योंकि आनंद सिंह रईस के ये बलबीर सिंह जी क्या थे, पिता थे। और इन्हीं की स्मृति में आपने देहरादून का घंटाघर या क्लॉक टावर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, है ना। इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ये जो आपका क्लॉक टावर है लगभग 85 फीट ये ऊंचा है। कितना ऊंचा है, तो 85 फीट है ना। अब हम बात करेंगे कि इसकी नींव सबसे पहले मित्रों जब कार्य शुरू हुआ तो इसकी नींव किसने रखी थी, तो ये आपका डेट आपको याद रखना है कि 24 जुलाई 1948 को इसकी नींव रखी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, कौन, सरोजिनी नायडू के द्वारा। किसने नींव रखी थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के द्वारा इसका नींव रखा गया था, है ना। और इसका जो उद्घाटन हुआ था मित्रों ये 19 अक्टूबर 1953 को, अर्थात जब पूरा के पूरा पिलर बनकर तैयार हो गया मित्रों, तो फिर इसका जो उद्घाटन किया था वो था 19 अक्टूबर 1953 का दिन था। और भारत के रेलवे व परिवहन मिनिस्टर थे उस समय के लाल बहादुर शास्त्री मित्रों, कौन, लाल बहादुर शास्त्री, जो ताशकंद समझौता वगैरह आप आगे पढ़ेंगे तो इन्होंने इसका अंत तो क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो देहरादून क्लॉक टावर कब बना, 1948 में कार्य शुरू हुआ, 1953 में बनकर तैयार हुआ। ऊंचाई 85 फीट है, उपनाम आपका बलबीर टावर है, क्लॉक टावर है ना। उद्घाटन में सरोजिनी नायडू आए, और नींव डालने सरोजिनी नायडू, और उद्घाटन में कौन आए, लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों अगला चक्राता शहर की। किसकी बात करते हैं, चक्राता शहर की, है ना। चक्राता की जो स्थापना हुई, यदि यहाँ से आपको पूछेगा तो आधुनिक जो चक्राता स्थापित हुआ मित्रों इसको कहते हैं कि इसकी स्थापना हुई 1869 में। किसने करी थी, तो कर्नल ह्यूम के द्वारा किया गया था, है ना। अब देखो चक्राता प्राचीन काल में एक छत्रा राजवंश के शासक बाहुबाण ने इसकी स्थापना की थी, है ना। जब हम चलेंगे मित्रों प्राचीन काल में तो हम देखेंगे कि एक चक्रा राजवंश जो है ये चक्राता की स्थापना करेंगे। कौन करेगा, एक चक्रा राजवंश, है ना। एक चक्रा इसका प्राचीन नाम है, और
इसके अंतर्गत जो है कौन सा राजवंश शासन कर रहा होता है? बाहुबाण नाम का जो है राजवंश या शासक जो इसका पहला राजा था, किसका? एकचक्रा का या बाहुबाण का, है ना। इसमें लगभग 5 राजाओं ने शासन किया और इसी के 5वें जो राजा थे इनका नाम क्या मिलेगा मित्रों? सूर्यसेन। इतिहास में पढ़ेंगे इनको। और सूर्यसेन के दरबार में चक्राता में ही एक कबीर रहता था जिसका नाम क्या था? अटालनाथ। और इस अटालनाथ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? अटालनाथ ने जो किताब लिखी थी जिसका नाम आप क्या पढ़ेंगे मित्रों? तो निर्णयामृत पढ़ेंगे। किताब का नाम क्या था? निर्णयामृत नाम से किताब लिखी और इसी निर्णयामृत नाम से हमें चक्राता का प्राचीन इतिहास प्राप्त होता है। इतिहास में इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे इतिहास के लेक्चर में। और हम देखते हैं कि ये जो सूर्यसेन का दरबारी कवि है अटालनाथ, इसने अपनी किताब निर्णयामृत में चक्राता का पुराना नाम एक चक्रा बोला है। और ये आपके लिए यूके SSC ने फिर से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन बनता है ना। अब जब आधुनिक चक्राता की बात करेंगे, ये आपको दिख रहा है मित्रों, आधुनिक चक्राता की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है 1860 ईस्वी में ये जो आधुनिक चक्राता यहाँ सबसे पहले 1860 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री जॉन फॉरेस्ट पहुंचा था। कौन पहुंचा था? जॉन फॉरेस्ट। तो आधुनिक चक्राता का खोजकर्ता किसे माना जाता है? जॉन फॉरेस्ट को 1860 में, जिसने 1860 में ही कालसी शिलालेख का भी खोज किया था, है ना। ये देखिए इसका प्राचीन नाम क्या है? एक चक्राता। आधुनिक चक्राता की खोज 1860 में किसने किया? जॉन फॉरेस्ट महोदय के द्वारा, है ना। छावनी के रूप में चक्राता को कब इंगित किया गया? तो 1866 में इसको चयनित किया गया कि यहाँ अंग्रेज क्या बनाएंगे? एक अंग्रेज छावनी की गठन करेंगे। और फिर 1869 में फाइनली यहाँ पर कर्नल ह्यूम के द्वारा जो है छावनी की स्थापना की गई। तो चक्राता छावनी के रूप में कब बना? 1869 में। किसने बनाया? कर्नल ह्यूम ने इसे छावनी के रूप में स्थापित किया था, है ना। मैंने आपको समझाया भी था कि उत्तराखंड में 9 कैंटोनमेंट या छावनी बोर्ड है। उपनाम क्या है चक्राता का मित्रों? तो इसे क्या कहते हैं? पहाड़ों का राजा के उपनाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों का राजा। और पहाड़ों की रानी आप मसूरी के लिए यूज करते हैं ना। और चक्राता की जो स्थिति है मध्य हिमालय में समुद्र तल से लगभग मित्रों कितनी ऊंचाई पर है? तो 2118 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है अवस्थित ये स्थान है ना। ये आप चक्राता को देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चक्राता की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछेगा मित्रों आपसे तो चक्राता की सबसे ऊंची चोटी आपने देखा है चिलमेरी टॉप है। कौन सी है? तो चिलमेरी टॉप है। और ये लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई है? तो समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये चिलमेरी टॉप आपके सामने दिखाया गया है। देवबन चक्राता के पास प्रसिद्ध हिल स्टेशन है तथा यहीं पर इस देवबन में हाल ही में क्रिप्टोगेमिक गार्डन बनाया गया है उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत। उत्तराखंड या भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी आपने कहा बनाया है? देवबंद चक्राता में ही। इसके बाद रामताल गार्डन चक्राता के पास स्थित एक स्थल है जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर केसरी चंद की क्या है? कर्मस्थली या जन्मभूमि है मित्रों। क्या है? जन्मभूमि है ना। और यहीं पर इनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं? 3 मई को जो है इनकी स्मृति में वीर केसरी चंद जो है मेले का आयोजन करते हैं। वीर केसरी चंद की बात करेंगे मित्रों तो ये जौनसार का एक वीर सपूत है जिनका जन्म 1 नवंबर 1920 को चक्राता के क्याबा गांव में हुआ था। पिता पंडित शिवदत्त तथा माता का नाम क्या है इनके? रायबेली देवी था, है ना। लगभग 20-21 साल की आयु में 10 अप्रैल 1941 को ये जो है रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में भर्ती हुए तथा इसी समय 1941 में मलाया युद्ध में लड़ाई करने गए तथा इसी दौरान जापानी सेना के द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सेना से जुड़े और यहाँ भी 1944-45 में मित्रों इन्होंने इम्फाल मोर्चे पर ब्रिटिश सेना के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया, है ना। कहते हैं कि कोई ब्रिज वगैरह उड़ाने में इन्होंने ये जो साथ थे और इनके इस कृत्य पर इनसे माफी मांगने के लिए कहा गया लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगा और 3 मई 1945 को इनको क्या है 25 वर्ष की अवस्था में फांसी दिया गया। इनके जो फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम मित्रों आचिन लेक था और उन्होंने ही इनको क्या था फांसी की सजा सुनाया था, है ना। तो चक्राता से ही संबंधित आपके वीर केसरी चंद जी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं मित्रों, यहाँ से ये आपको क्रिप्टोगेमिक गार्डन यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मोइला टॉप नाम का जो महत्वपूर्ण ये पर्यटक स्थल है मित्रों, ये भी चक्राता में ही स्थित है और ये जो नाम है ये जर्मनी के एक नागरिक आए थे, जर्मनी का एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम क्या था सर मोइला था और ये सर मोइला के द्वारा खोजा गया स्थान है, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या कर दिया गया है मोइला टॉप।
कहते हैं कि इन मोइला साहब ने यहाँ पर ये जो बुधेर गुफा है इस मोइला टॉप में, उस बुधेर गुफा में योग ध्यान भी लगाया था, यहाँ पर बैठे थे ये कुछ समय के लिए, तो इसीलिए इस स्थान को क्या कहते हैं, मोइला टॉप के नाम से जानते हैं। यदि पूछेगा ये मोइला कौन थे सर, मोइला तो जर्मनी के एक पर्यटक थे जो घूमने फिरने यहाँ आए थे। इसके बाद बात करेंगे तो चक्राता में ही मुंडाली नाम का एक पर्यटक स्थल है और एकमात्र स्थल मित्रों जो देहरादून जिले में किसके लिए फेमस है, बर्फ की क्रीड़ाओं के लिए, जिसको आप क्या कहते हैं, स्कीइंग के लिए फेमस है, बर्फ की क्रीड़ाओं के लिए फेमस है। ये प्रश्न आपके लिए जो है, ये सामने स्कीइंग है, बर्फ के ऊपर है ना, फिसलना। इसके बाद बीसपुरिया नामक गुफा, कैरना पहाड़ी, हाथनी कुंड, चित्ताहरण महादेव मंदिर, बालिनी देवी, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है, मंदिर है, ये सब के सब आपको कहाँ मिलेंगे, चक्राता में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसके बाद बात करते हैं दूसरे शहर की, और ये आपका क्या है, मसूरी के बारे में बात करते हैं ना। मैंने कल भी बोला था कि मसूरी शहर को सबसे पहले 1825 ईस्वी में कैप्टन यंग ने सुदर्शन शाह से 80 साल के लिए लीज पर लिया था, पट्टे पर लिया था, और फिर यहाँ जो है ब्रिटिश छावनी की स्थापना शुरू कर दी थी। वही है आपका कि इसके संस्थापक कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्मी के कैप्टन आयरिश ऑफिसर कौन था, कैप्टन यंग। यदि पूछेगा कैप्टन यंग कहाँ के थे मूलतः मित्रों, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछे कि कैप्टन यंग का संबंध कहाँ से है, तो आयरलैंड से है। कहाँ से है, आयरलैंड के हैं, जहाँ के मित्रों आप एनी बेसेंट को पढ़ेंगे है ना, आयरलैंड के, और किस कंपनी में नौकरी करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्मी के अंतर्गत ये कार्य कर रहे थे। कहाँ, बंगाल आर्मी में, ठीक है ना। और यहीं से आपसे प्रश्न बनेगा कि इन्होंने जो है ये जो आपका मसूरी क्षेत्र है, ये किस टीडी के राजा से कितने सालों के लिए लीज पर लिया था, तो 80 वर्षों के लिए लीज पर लिया था इन्होंने मसूरी शहर को। और इस समय यहाँ का शासक कौन होता था, सुदर्शन शाह होता था। कौन होता था, सुदर्शन शाह से लीज पर लिया था, है ना। यहाँ से इन्होंने मसूरी को 1825 में की थी तथा सुदर्शन शाह से इसे लीज पर पट्टे पर लिया था। समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा मित्रों, तो ये आपका दिया हुआ है लगभग 2005 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ है समुद्र तल से, किसका, मसूरी का। मसूरी का जो नामकरण है यहाँ बहुत आयत मात्रा में उगने वाली जो मंसूर नाम की वनस्पति के कारण रखा गया है ना। मसूरी की बात करेंगे मित्रों तो इसे भारत का एडिनबरा भी कहा जाता है। भारत का एडिनबरा इस शहर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का एडिनबरा कहा जाता है, किसको, मसूरी को, है ना। तथा मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री धामों का एंट्री गेट भी कहा जाता है। ये जो यमुनोत्री और गंगोत्री आप जाते हैं, यमुनोत्री मंदिर जिसे प्रताप शाह ने 1872 में बनाया, गंगोत्री मंदिर जिसे अमर सिंह थापा ने 1805 में बनाया, वहां के लिए जो नेशनल हाईवे जाते हैं, सड़क जाते हैं, उनका एंट्री गेट माना जाता है। मसूरी को भारत का एडिनबरा कहा जाता है, मसूरी को, है ना। पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है, किसको, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और मसूरी मित्रों आपका मध्य हिमालय में अवस्थित एक पर्यटक स्थल है, भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है। 25 में जब यहाँ ब्रिटिश छावनी स्थापित हो गई थी तो उसके 3 साल बाद 1828 में मसूरी का पहले जो इमारत है वो मलिंगार होटल बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि मसूरी की पहली इमारत कौन है, मलिंगार होटल। इसके 4 सालों के बाद मित्रों हमने पढ़ा था कि जो सर्वे ऑफ इंडिया, या हम आगे देखेंगे कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में कोलकाता में कब होती है, 1767 ईस्वी में होती है ना। और 1765 में ही तो वो समय था जब अंग्रेजों को भारत में या बंगाल राज्य के अंतर्गत टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया गया। तो वो टैक्स कैसे वसूला जाए, किन किन लोगों से वसूला जाए, उनका सर्वे करने के लिए 1767 में आपने बनाया किसको, सर्वे ऑफ इंडिया को। और सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी टीजी मोंटेगोमेरी ने किया था, है ना। फिर हमने देखा कि इसका जो पहला सर्वेयर बना था वो सर रेनेल साहब थे। और फिर आगे चलकर इसी के सर्वेयर बनकर आए ब्रिटेन के जॉर्ज एवरेस्ट। कौन, जॉर्ज एवरेस्ट। और जॉर्ज एवरेस्ट ने ही 1832 में मसूरी में अपना घर बनाया था। ये आप जॉर्ज एवरेस्ट का जो है देख रहे हैं। और इन्होंने मसूरी में अपना एक घर बनाया जिसका नाम क्या था, मसूरी इन द स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए रिपीट है मित्रों, यहाँ से मसूरी इन द स्टेट के नाम से मसूरी में इन्होंने 1832 में अपना घर बनाया, अपना बंगला बनाया, अपनी लैब बनाया। और इसीलिए मसूरी की उस पहाड़ी का नाम आपने फिर जॉर्ज एवरेस्ट कर दिया था, जो मसूरी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। तो 1832 में मसूरी में आए कौन, जॉर्ज
जॉर्ज एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। 1836 में मसूरी में कैप्टन रॉनी टेलर, क्या नाम है मित्रों, तो कैप्टन रॉनी टेलर ने मसूरी का पहला चर्च क्या होते हैं, तो ईसाइयों के जो धार्मिक प्लेस होते हैं मित्रों, रिलीजियस पैलेस होते हैं, की स्थापना की, जो कि गॉथिक शैली में बना हुआ है ना। इसके बाद सबसे पहले आपने जाना 1825 में मसूरी की स्थापना कैप्टन यंग, फिर आपने जाना 1828 में मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल, फिर आपने जाना 1832 में मित्रों मसूरी में पहुंचे जॉर्ज एवरेस्ट और मसूरी इन द स्टेट के नाम से घर, फिर आपने जाना 1836 ईस्वी में मसूरी में पहला चर्च बनाया गया, जो कि गॉथिक शैली अर्थात दरवाजे खिड़कियां जिसकी नुकीली बनी होती है, रोमन शैली का भवन था, है ना, ध्यान रखते हैं। इसके बाद आगे गए तो आपने पढ़ा कि 1842 ईस्वी में मसूरी को नगर पालिका का दर्जा दिया, और मसूरी नगर पालिका का दर्जा देने वाले पहले जो व्यक्ति है वो फ्रूत महोदय, या इसके जो अध्यक्ष थे वो सर फ्रूत महोदय हैं। उत्तराखंड की पहली नगर पालिका मसूरी, गढ़वाल की पहली नगर पालिका मसूरी, कुमाऊं की पहली नगर पालिका अल्मोड़ा 1864 में सर रेवरेंट साहब ने। अभी टोटल जो आपके पास है 39 है, सबसे नई पौड़ी तथा पिथौरागढ़ है, दोनों ही जगह पर, है ना। इसके बाद 1842 में ही मित्रों हमने पढ़ा कि उत्तराखंड का जो पहला समाचार छपा था, इस समाचार का नाम क्या था, द हिल्स। क्या नाम था मित्रों, द हिल्स था, है ना। इसको किसने प्रकाशित किया था, जॉन मैकिनन ने। किसने मित्रों, तो जॉन मैकिनन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, है ना। कहते हैं कि ये जो द हिल्स उत्तराखंड से छपने वाला पहला समाचार पत्र था, इसमें इंग्लैंड तथा आयरलैंड के संबंधों को ही छापा जाता था, और इसका जो लैंग्वेज था वो अंग्रेजी होता था। 1842 से 1850 तक, 1842 में सबसे पहले ये गाजियाबाद से प्रकाशित होता था, और फिर जब मसूरी के सेमिनरी स्कूल में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई, तो उसके बाद जो है इसका प्रकाशन मसूरी के सेमिनरी प्रिंटिंग प्रेस से होने लगा। 1850 में इसको बंद कर दिया गया। दोबारा से 10 सालों के बाद 1807 में स्मिथ नाम के ब्रिटिशर्स ने इसको शुरू किया, और 1865 में इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया था। तो उत्तराखंड में छपने वाला पहला समाचार पत्र द हिल्स आपका मसूरी से ही 1842 में निकला था। पहली नगर पालिका फ्रूत महोदय ने 1842 में मसूरी में बनाई थी। पहला चर्च मसूरी का जो 1836 में बना था। आगे बात करते हैं मसूरी लाइब्रेरी, इसकी स्थापना 1843 में की गई थी, है ना। और सबसे पुरानी लाइब्रेरी उत्तराखंड की बेटा कौन सी, मसूरी लाइब्रेरी, ये आप देख रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1843 ईस्वी में की गई थी। सीधा ही प्रश्न पूछा गया है। 1853 में मसूरी में सेंट जॉर्ज स्कूल की स्थापना की जाती है। 1901 में वुड स्टॉक स्कूल जो है मसूरी में स्थापित किया जाता है। 1 सितंबर 1959 को आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को मर्ज करके लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना की जाती, जिसको आप लबासना कहते हैं ना। और इसकी स्थापना कई बार पेपर में बनती है मित्रों, बड़ा इजी आपने बना लेना 1 सितंबर 1959 को, है ना। थोड़ा सा समझते हैं भारत में सिविल सर्विस का इतिहास। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि सर 21 अप्रैल 1793 का दिन होता है, और इस दिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस सिविल सेवा की शुरुआत की जाती है। इसीलिए प्रत्येक साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे मनाया जाता है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता था, जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं को ही हम इन पदों पर आईएएस सेवाओं पर बिठाते थे। 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात की गई कि इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा के लिए कोई परीक्षा होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी निर्णय नहीं निकला। 1853 में फाइनली ये लिखित रूप में कर दिया गया कि आज के बाद ये जो आईसीएस की परीक्षा कहते थे उसे, इसके लिए प्रत्येक वर्ष हम क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे। और आईसीएस के लिए पहला परीक्षा जो पेपर हुआ वो 1854 में लंदन में हुआ, है ना। और फिर आप पढ़ते हैं, चाहे आप नेशनल तैयारी करिए स्टेट का, कि 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने, जिन्होंने लंदन में जाकर ये परीक्षा क्वालिफाई किया था। इसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आएगा, और आप वहां बात करेंगे 1919 में कि आईसीएस की जो परीक्षाएं हैं ये ब्रिटेन के लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करवाई जाए, है ना। और फिर 1923 में भारत में आईसीएस की या आईएएस की पहली परीक्षा इलाहाबाद में शुरू की जाती है। इसके बाद ये महसूस किया जाता है कि भाई कोई ऐसा बॉडी होना चाहिए जो इसको संचालित करे भारत में। और फिर 1925 या 24 में ली कमीशन की स्थापना की जाती है, और ली कमीशन की सिफारिश पर ही मित्रों अक्टूबर 1926 को भारत में यूपीएससी की स्थापना हुई, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जो कि बारंबार आपके लिए पेपर में आता है, और जिसका मुख्यालय धौलपुर हाउस दिल्ली में है। तो मित्रों वो जो
जो है LBS लाल बहादुर शास्त्री अकादमी इन लोगों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई। अब जब आपने यूपीएससी को बना लिया तो उसके बाद विषय ये था कि इनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाए। तो मित्रों 1959 तक आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली में तथा आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला के अंतर्गत इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था। और 1959 में हमने दोनों को ही मर्ज करके 1 सितंबर 1959 को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बनाया और आईएएस जो सबसे टॉप सर्विस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों को यहाँ प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो सीधा प्रश्न आता है कि लबासना या लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना कब हुआ मित्रों? तो मैंने आपको क्लियर करा दिया, ये आपको दिख रहा है सामने, है ना। इसके बाद इसके पहले जो निदेशक थे मित्रों वो कौन थे? A.N. झा थे 1959 में। इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और इसका जो ध्येय वाक्य है, इसका जो मोटो है वो है शीलम परम भूषणम, अर्थात यदि आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, कोई भी आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण आपका कहना है वो शीलम मतलब धैर्य है, पैसेंस है। जितना आप पैसेंस रखेंगे उतना ही आप क्या है आगे बढ़ेंगे। तो इसका मोटो वाक्य क्या है आईएएस के लबासना का? शीलम परम भूषणम है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1962 में 1962 में मसूरी में ही जो है डीआरडीओ के द्वारा आईआईटीएम की स्थापना किया गया, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। 1970 में मसूरी रोपवे की स्थापना की गई है ना, ये आप देख रहे हैं मसूरी रोपवे, है ना। अभी आप जानेंगे कि 2021-22 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन रोपवे के विकास के लिए जो योजना चलाई जा रही है, इसका नाम क्या है? पर्वतमाला योजना। और इसके तहत हम देखेंगे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो रोपवे है वो बद्रीनाथ से लेकर हेमकुंड तक जाने वाला है 12.4 किलोमीटर का। तो रोपवे क्या है? इस तरह के ही प्रोजेक्ट है मित्रों, और ये आपका पर्वतमाला योजना अभी इसके लिए चल रही है। वहीं पर आप पढ़ते हैं कि सर उत्तराखंड में मानसखंड योजना का संबंध किससे है? तो कुमाऊं में मंदिरों के विकास से संबंधित है मानसखंड योजना, है ना। आगे चलते हैं, 1975 में मसूरी में टीवी टावर बनाया गया, जिसे 1977 से जो कार्य कर रहा है ये आप देख रहे हैं मित्रों यहाँ, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड की घटना होती है। 1 सितंबर 1994 को आपका खटीमा कांड, 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड, है ना। और जिसमें जो है 2 महिलाएं बेलमती चौहान और हंसा धनाई तथा 4 इसमें जो है पुरुष मारे जाते हैं ना। तो ये आपका हंसा धनाई है, बेलमती चौहान है, धनपत सिंह है, बलबीर सिंह नेगी है, मदन मोहन ममगाई और राय सिंह बांगरी, ये 6 लोगों को मृत्यु हो जाता है मसूरी में, है ना। इससे पहले ये जो है पुलिस जो आपके उपायुक्त होते हैं यहाँ पर वो उमाकांत मिश्रा की हत्या कर देते हैं, उनकी मृत्यु होती है। उसके उपरांत इन पर गोलीबारी शुरू होता है। तो इतिहास में ये घटना आप किस नाम से जानते हैं? मसूरी कांड के नाम से, है ना। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मसूरी की प्रमुख चोटियों की बात कर लेंगे। ये जो आपका मसूरी शहर है, यहाँ सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो कौन सी है? लाल टिब्बा। और ये आप देख रहे हैं मित्रों, इसकी जो ऊंचाई है वो है 2275 मीटर। कितनी ऊंची ये चोटी है? तो 2275 मीटर। और इस आधार पर मसूरी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। दूसरा आप देख रहे हैं गनहिल, ये मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 2122 मीटर है। कितनी ऊंची है मित्रों? ये तो 2122 मीटर। और सेकंड हाईएस्ट पीक है कहाँ का? मसूरी का। और तीसरा आप ये देख रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट, मैंने अभी बताया था भारत में सर्वेयर बन के आए थे। 1852 में माउंट एवरेस्ट चोटी को सबसे पहले 8848 बताया था। इनका ये बंगला बना हुआ है मसूरी इन द स्टेट के नाम से, और ये वाला जो पीक है ये इसी के नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट रखा गया इसका नाम, जो कि मसूरी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। अगर वार्षिक वर्षा की बात करें, अगर एवरेज रेनफॉल की बात करें तो उत्तराखंड में मसूरी तीसरा स्थान रखता है। और इसको समझते हैं मित्रों कि उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में। कहाँ होती है? नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में, है ना। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल की यदि बात करें तो इसको बसाया था कब? 1921 में। किसने? नरेंद्र शाह के द्वारा। 1925 से ये टिहरी रियासत की राजधानी बना। नरेंद्र नगर का पुराना जो नाम आप पढ़ते हैं वो उडाथली पढ़ते हैं मित्रों। और यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि लगभग औसत जो 1 ईयर में आपका रेनफॉल होता है, जो बारिश होता है, ये लगभग आपका 318
पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होता है एक साल में ना। और उत्तराखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, इसीलिए उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कह देते हैं इसको। सेकंड हम बात करते हैं कि यहीं पर वर्षा के आधार पर दूसरा जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है वो मित्रों देहरादून का राजपुर रोड क्षेत्र है। कौन सा? राजपुर रोड। और यहाँ भी 318 सेंटीमीटर ही बारिश होता है। और तीसरी अगर बात करें तो मसूरी सबसे ज्यादा बारिश होता है उत्तराखंड में मित्रों, और मसूरी में होता है लगभग कितना 242.43 सेंटीमीटर। हालांकि एक्यूरेट नहीं होता है, हर साल नीचे ऊपर बढ़ती जाती है वर्षा की मात्राएं, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है ना। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सर आप बताइए कि ये जो आपका गढ़वाल का जो चेरापूंजी वो किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का चेरापूंजी जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप, गढ़वाल का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है चमोली जनपद का मंडल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मंडल क्षेत्र। और वहीं पर क्वेश्चन पूछेगा वो कि कुमाऊं का चेरापूंजी सर किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चेरापूंजी जो है सूखीढांग नाम का स्थान कहलाता है। कौन सा? सूखीढांग नाम का स्थान है ना। उत्तराखंड का चेरापूंजी तो नरेंद्र नगर को कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है ना। यदि पूछेगा सबसे ज्यादा बारिश हिमालय के किस पार्ट में होती, तो शिवालिक हिमालय में 200 से 250 सेंटीमीटर, जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यदि पूछे सबसे कम बारिश तो महान हिमालय में 80 सेंटीमीटर के आसपास। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हैप्पी वैली के बारे में उसने बोला है, तो मसूरी में हैप्पी वैली जो वो तिब्बती लोगों के लिए एक कॉलोनी है, ये जो है हैप्पी वैली। और मसूरी का सबसे प्राचीन बाजार है आपका जो है कुलाड़ी या लंडोहर बाजार है ना। इनमें लंडोहर बाजार आप ध्यान रखना, ये आपके लिए जो है मसूरी का सबसे प्राचीन बाजार। और विंटर लाइन की जो घटना है वो आपका मसूरी में दिखाई देती है। और विश्व में यदि बात करेंगे तो आपका स्विट्जरलैंड एक ऐसा स्थान है जहाँ ये दिखाई देता है, और ये आपको विंटर लाइन दिख रहा है। यदि आप मध्य हिमालय क्षेत्र में बैठे हैं, मसूरी वगैरह में बैठे हुए हैं, तो आपको पचवादून के सामने ये जो शिवालिक के पर्वत आपको दिख रहे हैं, शिवालिक के ऊपर इस तरह की एक लाइन दिखाई देगी जो आप यहाँ देख रहे हैं। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? विंटर लाइन कहते हैं ना। ये वाली जो घटना है वो क्या है? विंटर लाइन की घटना, ये ध्यान रखना, जो कि अपवर्तन के कारण यहाँ दिखाई देती है। इसी को क्या कहते हैं मित्रों? तो विंटर लाइन कहते हैं। और विंटर लाइन की जो घटना है ये आपसे पूछेगा तो ये सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च के बीच तक दिखाई देती है शाम को, है ना। मध्य हिमालय क्षेत्र से, मसूरी क्षेत्र से शिवालिक के ऊपर। दुनिया में केवल कहाँ दिखाई देती है? स्विट्जरलैंड में। आगे चलेंगे तो मसूरी में जो है जो कंपनी गार्डन नाम का प्लेस है, कंपनी गार्डन नाम की जगह है, उसको फाकनर लेखी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला नाग देवता मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, संतला देवी मंदिर, मैसी जलप्रपात, हार्डी जलप्रपात, चक्राता वाटरफॉल, भट्टा फॉल, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, धनोल्टी, बिनोग, ये सब सारे के सारे मसूरी के फेमस क्या है? पर्यटक स्थल है। और चंद्र कुंवर बड़तवाल शोध पीठ भी जो है आपका कहाँ है? तो मसूरी में ही अवस्थित है। आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो शहर है मित्रों आपके पास वो क्या है? ऋषिकेश है। कौन सा शहर है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश की बात करेंगे तो इसको 2017 में जो है आपका उत्तराखंड का जो है 7वां नगर निगम घोषित किया गया था। क्या बनाया है? 7वां नगर निगम बनाया था। 8वां कोटद्वार को बनाया गया, तो उत्तराखंड का जो है नगर निगम बना हुआ है, ये नगर निगम है ना। और देहरादून जनपद का दूसरा नगर निगम है ना। अब उपनाम की बात करेंगे ऋषिकेश की, तो इसे वीरभद्र कहा जाता है, इसे जो है कुब्जाब्रक कहा जाता है, इसे संत नगरी कहा जाता है, इसे विश्व की योगा राजधानी कहते हैं, इसे ऋषिकेश के नाम से जानते हैं। और इसे गढ़वाल के हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका? तो गढ़वाल का जो हिमालय उसका एंट्री गेट कहा जाता है। किसको? ऋषिकेश को, है ना। अब हम जानते हैं मित्रों कि प्राचीन काल में यहाँ ऋषि कण्व की तपस्थली हुआ करता था। यह गंगा और चंद्रभागा नदियों के संगम पर है। कहाँ है? तो इस तरह से गंगा आ रही है और इधर से चंदवाड़ी ताल से कौन सी नदी आती है? चंद्रभागा। और फिर जहाँ ये दोनों नदियां संगम बना रही है यहीं पर आपका कौन सा शहर है? तो ऋषिकेश शहर है। कौन सा शहर है? तो ऋषिकेश। और वही आपका गंगा और चंद्रभागा के संगम पर एकमात्र स्थान जहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के चारों के मंदिर बने हुए हैं। ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना मीराबेन ने किया था। किसने मित्रों? मीराबेन ने। कब किया था? 1948 में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। और मीराबेन जो आपका है वो मैडलिन स्लेट के नाम से जानी जाती है और महात्मा गांधी की एक शिष्या थी जिन्होंने पशुलोक ऋषिकेश की स्थापना करी 1948 में, जो कि कताई बुनाई का, खादी का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और ये आपका पशुलोक ऋषिकेश है ना, जिसकी स्थापना 1948 में मीराबेन ने करी थी। 1952 में ऋषिकेश को नगर पालिका का दर्जा दिया गया तथा अक्टूबर 2017 में इसको नगर निगम
बनाया गया। मैंने आपको बेसिक इंट्रो वाले लेक्चर में बताया था कि नगर निगम ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे शहरी एरिया हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है, और नगर पालिका परिषद ऐसे एरिया होते हैं जो 20,000 से 1 लाख के बीच है। तो सबसे पहले 1952 में नगर पालिका घोषित हुआ, जैसे देहरादून 1867 में नगर पालिका बनेगा, है ना, और फिर नगर निगम ये जो आपका अक्टूबर 2017 में घोषित हो जाएगा। ऋषिकेश में ही इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना 1961 में की गई थी मित्रों, लेकिन 2006 से ये जो कारखाना है आपका दवाई बनाने का, ये जो कारखाना है मेडिसिन का, ये बंद हो चुका है ना। और ऋषिकेश के एम्स की स्थापना 2004 में की, और 2012 में इस एम्स का जो उद्घाटन है वो आपके तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के द्वारा उद्घाटन किया गया था, है ना। तो स्थापना शुरुआत की गई 2004 से, और कार्य करना इसने शुरू कर दिया कब, 2012 से। आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मण झूला पुल। बात कर लेते हैं कहाँ का, ऋषिकेश का। तो इसमें मित्रों बात करते हैं लक्ष्मण झूला के ऊपर, ये आपका जो है लक्ष्मण झूला है, आप पिक में देख रहे हैं मित्रों, ये लक्ष्मण झूला वाला क्षेत्र है ना। कहते हैं कि पौराणिक इतिहास में जब भगवान लक्ष्मण इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने जो है जूट की रस्सियों का एक पुल बनाकर इस यहाँ पर इस कुंड को, यहाँ इंद्र कुंड होता था, गंगा नदी होती थी, इसको पार किया था। और तभी से ये जूट की रस्सियों का जो यहाँ बना हुआ जो है चीज, ये है आपका रस्सा बनाया था लक्ष्मण जी ने, तभी से इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला हो गया है। क्या रखा गया, लक्ष्मण झूला, है ना। और ये आप देख रहे हैं कि केदारखंड के अनुसार पौराणिक काल में यहाँ पर इंद्रकुंड होता था, और इंद्रकुंड में जूट की रस्सियों का पुल बनाकर इस यहाँ पर लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को पार किया था, या इंद्रकुंड को पार किया था, और तभी से ये लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है ना। क्या इसका नाम आपको मिलता है, तो लक्ष्मण झूला के नाम से ना। यदि इसकी लंबाई पूछेगा तो 140 मीटर ये लंबा है, और ऊंचाई पूछेगा तो 22 मीटर ऊंचाई है लक्ष्मण झूला की, कहां से, गंगा नदी से। और इसी को भी हम टिहरी के डोबरा चांटी पुल की तर्ज पर ही हम विकसित करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यहां से आगे चलेंगे तो आधुनिक समय में इसका निर्माण 1889 में जो है कोलकाता के सेठ सूरजमल जुहानूवाला ने करवाया था, अपनी नॉलेज के लिए समझ लीजिएगा। लेकिन इनके द्वारा जो बनाया गया आधुनिक लक्ष्मण झूला था वो 1924 में गंगा नदी की बाढ़ में क्या हो गया था, तबाह हो गया था, बह गया था। और फिर दोबारा से 1927 में उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको बनाना शुरू किया, है ना। और फिर ये जो है 11 अप्रैल 1930 से जो है वर्तमान समय तक जो है कार्य कर रहा है, या ये लक्ष्मण झूला पुल आपका है ना। तो हमने समझा कि सर लक्ष्मण झूला नाम रखने के पीछे कारण ये था कि जब रामायण काल में लक्ष्मण जी इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने जूट की रस्सियां बनाकर यहाँ इंद्रकुंड को पार किया, और तभी से ये नाम अस्तित्व में आया। आधुनिक जो लक्ष्मण झूला है उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग ने 11 अप्रैल 1930 को बनाया, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की। नीलकंठ महादेव, हालांकि ये है तो पूरा का पूरा आपका पौड़ी वाले एरिया में, है ना। और इसके बाद ऋषिकेश में ही स्वर्ग आश्रम की स्थापना किसने करी थी, स्वामी विशुद्धानंद ने करी थी। और स्वामी विशुद्धानंद को जो है काली कमली वाला संत के उपनाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, तो काली कमली वाला संत के उपनाम से, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब देहरादून जनपद का मित्रों हमारे पास अंतिम और लास्ट व्याख्यान बचा हुआ, और उसी के साथ हम देहरादून जनपद को कंप्लीट पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और फिर अगली बात करेंगे देहरादून के बाद पौड़ी गढ़वाल पर। जल्दी मैं आपके लिए जीएस की क्लासें शुरू करने वाला हूं, मध्यकालीन भारत का इतिहास वहां शुरू करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का।